Hello and welcome guys, and yes, before you watch this video I have a small message for all my students from down south. I know guys, you face problem in watching some of my videos which are not made in English, they are made in Hindi, but guys, the courses which I have launched only in Hindi for the benefit of the country as whole, those courses are not available in English. I know you face difficulty in watching certain videos which are made in Hindi, but it's a promise, it's a commitment to all of you. I will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely in English. And yes, just like I've recorded cost audit and BVM SPM in English, I commit to you that I have this plan in mind that I'll be coming up with English videos for other subjects as well. Till that time, I will be putting up marathons, I'll be putting up some short videos on the subjects. Enjoy those videos. And yes, now enjoy this particular video. All the very best and happy studying. ठीक है सर, तो मुद्दा समझ में आ गया। इंटरनेशनल टैक्सेशन का सबसे बड़ा झगड़ा ही ये है डबल टैक्सेशन को कैसे रोका जा सके। सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो यही आता है। जी हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स इज हाउ टू कर्ब डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को हम कैसे रोकें। एक बंदा है, इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है, यूएस में भी टैक्स पे कर रहा है, इंडिया का भी रेजिडेंट बन गया, यूएस का भी रेजिडेंट बन गया, दोनों जगह उसने टैक्स पे किया है। उसको कैसे बेनिफिट मिले, उसको कैसे हम लोग थोड़ा सा दिलासा दें, कैसे उसे हम थोड़ा सा उसके जो टैक्स उसने डबल पे किया है उसको हम रिलीफ दें। यह सबसे बड़ा मुद्दा हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जहां से ओरिजिन होते हैं वो ये वाले मुद्दे की वजह से ओरिजिन होते हैं। डबल टैक्सेशन इज द बिगेस्ट इशू इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है सर, मुद्दा समझ में आया। अब जरा मुझे एक चीज बता दो, याद करना, डबल टैक्सेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। बताना, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मुद्दा कब होता है इस वाले टेक्निक से, या ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन का मुद्दा कब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट से। किस वाले मुद्दे पे हम प्रहार करते हैं हमारे डबल टैक्सेशन में रिलीफ देने के मकसद से। क्या इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को हम रोकना चाहते हैं या हम ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन को रोकना चाहते हैं इस रिलीफ वाले आगे आने वाले सेक्शन से। सर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन को रोकना चाहते हैं अपने इस वाले कंसेप्ट से। हम बिल्कुल भी इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को नहीं रोकना चाहते। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन मतलब एक शेयर होल्डर है जो एक कंट्री में है, कंपनी दूसरी कंट्री में है, कंपनी ने पीजीबी पे टैक्स दिया, शेयर होल्डर ने डिविडेंड पे टैक्स दिया, ऑलमोस्ट दोनों ने सेम इनकम पे दो बार टैक्स दिया, दो कंट्रीज में अलग अलग टैक्स दिया। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। नहीं रोकना हमें इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, नहीं रोकना। हमें रोकना है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, विच मींस सेम इनकम पे सेम असेसी के हाथ में इंडिया ने भी टैक्स लगाया, यूएस ने भी टैक्स लगाया, हमें वो रोकना है। अगर असेसी डिफरेंट हो गए, भले ही इनकम सेम हो, लेकिन अगर असेसी डिफरेंट हो गए जिन पे टैक्स लग रहा है, तो फिर भाई हम उसे कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। और इसको कर्ब करने का भाई हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन को कर्ब करना है। तो चलो आओ, आज अपना अलग टॉपिक एक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है भाई डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब हमने पहले ही पढ़ लिया इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। तो ये जो रिलीफ होगा ये मेरा ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन के केस में होगा, ये मेरा कभी भी इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के केस में रिलीफ नहीं मिलेगा, ये रिलीफ ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन के ही केस में होगा। तो भाई दो तरीके हैं जिससे हम ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन में रिलीफ दे सकते हैं। नंबर 1 यूनिलेटरल, नंबर 2 बायलेटरल। यूनि का मतलब एक, बाय का मतलब दो। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यूनि का मतलब एक, बाय का मतलब दो। तो सुनना, अब इशू क्या है। इशू ये है, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कंट्री ए, कंट्री बी। दोनों कंट्रीज आपस में कुछ ट्रांजैक्शन कर रही हैं, कुछ कॉमन ट्रांजैक्शन है। कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को दो जगह टैक्स तो ऑफकोर्स नहीं बियर करना चाहिए, उसे या तो कंट्री बी में टैक्स पे करना चाहिए या कंट्री ए में टैक्स पे करना चाहिए। तो मिस्टर एक्स कंट्री ए के पास जाता है, कंट्री ए के टैक्स अथॉरिटी से बोलता है, माई बाप बताओ मुझे कितना टैक्स पे करना है। कंट्री ए कहता है तुम्हें अपनी फुल इनकम पे
फुल इनकम टैक्स पे करना है, अपनी फुल इनकम पे फुल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। मिस्टर एक्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरी इनकम पे तुम इनकम टैक्स ले लो। मिस्टर एक्स जाता है कंट्री बी के पास, बी से बोलता है माई बाप मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना है। मिस्टर कंट्री बी भी यही कहती है तो मैं अपनी फुल इनकम पे फुल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अब मिस्टर एक्स हो जाते हैं उदास, हो जाते हैं सैड, कहते हैं मैं इनकम कमा रहा हूं एक बार लेकिन उस पर मैं टैक्स पे कर रहा हूं 2 बार, यह बिल्कुल गलत है। मिस्टर एक्स फोन खड़खड़ाते हैं किसको? कंट्री ए के ऑफिशियल्स को। मिस्टर एक्स दूसरे कॉल पे होते हैं कंट्री बी के ऑफिशियल्स के साथ। मिस्टर एक्स कंट्री ए के ऑफिशियल्स को बोलते हैं सुनो ऑफिशियल जरा लाइन पे रहना। कंट्री बी के ऑफिशियल को बोलते हैं सुनो ऑफिशियल जरा लाइन पे रहना, जरा बात करो, मैं तुम्हारी बात करना चाहता हूं किसी से, जरा बात करो, मैं तुम्हारी बात करना चाहता हूं किसी से। और ऐसे फोनों को चिपका देते हैं आपस में। तो कंट्री ए और कंट्री बी के लोग आपस में चिपके हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज बायलैटरल रिलीफ, जहां पर कंट्री ए और कंट्री बी आपस में बात करके मिस्टर एक्स की दुविधा का समाधान कर देंगे, उसे बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। जहां दो लोग जुड़ के मिल के किसी प्रॉब्लम को समाधान करते हैं उसे बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। कंट्री ए कंट्री बी दोनों के ऑफिशियल्स आपस में बात करेंगे फोन पे और इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। दिस इज नोन एज बायलैटरल रिलीफ। इस केस में दोनों आपस में जब फोन पे बात कर रहे होंगे तो दोनों में एक समझौता होगा। समझौता क्या? समझौता होगा अरे क्यों मिस्टर एक्स बेचारे को परेशान करें, सुनो कंट्री बी तुम 70% इनकम पे टैक्स ले लो, देखो स्प्लिट डिसाइड हो रहा है, तुम 70% इनकम पे टैक्स ले लो, फुल पे मत लेना, मैं 30% पे ले लेता हूं, फुल पे नहीं लूंगा भाई, ऐसा कर दो। देखो कुछ ऐसा समझौता होगा दोनों के बीच में, एक्स ने मिला दिया दोनों को। समझौता कौन करेगा? कंट्री और कंट्री बी समझौता करेंगे आपस में। इस समझौते का क्या नाम है? इस समझौते का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA, साइंड बिटवीन टू कंट्रीज टू अवॉइड एनी ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, इज नोन एज बायलैटरल रिलीफ, इज नोन एज बायलैटरल रिलीफ। तो अगर सेक्शन 90A में जाए, इनकम टैक्स एक्ट, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर जाएं तो सेक्शन 90 और 90A बायलैटरल रिलीफ की बात करता है। वो सेक्शन कहते हैं कि भाई अगर कोई भी डबल टैक्सेशन से ग्रसित है तो वो जा सकता है अग्रीमेंट में, DTAA में, और DTAA में जो बात लिखी है वो मान सकता है अगर कोई आदमी डबल टैक्सेशन से ग्रसित है। अब आ जाता है यूनिलेटरल रिलीफ। देखो दोबारा सिचुएशन बताता हूं। मिस्टर एक्स ने कॉल किया मिस्टर ए को, कंट्री ए को, कंट्री ए सुनो होल्ड करो जरा मैं तुम्हें बात कराता हूं। मिस्टर एक्स ने कॉल किया कंट्री बी को, कंट्री बी होल्ड करो जरा मैं तुम्हारी बात कराता हूं। मिस्टर बी ने कहा किससे बात करा रहे हो? मिस्टर एक्स ने कहा कंट्री ए से बात करा रहा हूं। कंट्री बी ने कहा कि नहीं, कंट्री ए तो हमारी जानी दुश्मन है, मैं नहीं बात कर रहा, और फोन रख दिया। कंट्री बी ने फोन रख दिया, कंट्री बी ने फोन काट दिया। कंट्री बी इज नॉट रेडी टू लिसन टू कंट्री ए एंड नॉट रेडी टू टॉक टू कंट्री ए बिकॉज ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। बहुत कंट्रीज में डिस्प्यूट होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, चाइना जापान के बीच में डिस्प्यूट है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की जहां कॉमन बॉर्डर्स टच होते हैं। जिन भी कंट्रीज में कॉमन बॉर्डर्स टच होते हैं जनरली उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होते, सिंपल एज दैट। अगर उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं तो क्या वो टैक्स जैसे मैटर के लिए एक दूसरे से बात करनी पसंद करेंगे? नहीं 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 नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दुश्मनी की वजह से, जानी दुश्मनी की वजह से। मिस्टर एक्स कंट्री बी से एकदम नामुराद हो गया। मिस्टर एक्स ने कहा कंट्री बी तो भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर एक्स मिस्टर कंट्री ए के पास गया। मिस्टर एक्स ने कंट्री ए को बोला दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, जो टैक्स तुम्हारे यहां लेवी हो रहा है सेम टैक्स कंट्री बी में भी लेवी हो रहा है, सरकार मुझे कुछ तो बेनिफिट दे दो। कंट्री ए कहती है अरे मैं तुम्हें बेनिफिट देना चाहता हूं, मैं तो बहुत दयालु हूं, मैं तो बहुत ज्यादा तुम्हारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कंट्री बी बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। DTA में तो तब अग्री होना, तब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करें जब दूसरा आदमी बात करने के लिए तैयार हो, तो यहां तो कंट्री ए बी बात ही करने के लिए तैयार नहीं है।
मिस्टर एक्स ने कहा अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, मेरे को तो दोनों जगह टैक्स देना पड़ रहा है। कंट्री ए को तरस आ गया, मिस्टर एक्स पे तरस आ गया, और कंट्री ए ने कहा ठीक है भाई, बिना बात करे मैं तुम्हें बेनिफिट दे देता हूं अपनी कंपनी अपनी कंट्री में, और उस बेनिफिट के तहत मैं तुम्हारा पूरा का पूरा टैक्स जो तुमने बाहर पे किया है उस पर रिलीफ दे देता हूं, मैं तुम्हारा इतना सा फायदा कर सकता हूं। दिस इज नोन एज यूनिलेटरल रिलीफ, जहां रिलीफ सिर्फ एक पार्टी के थ्रू दिया जाता है। यूनिलेटरल होता है एक पार्टी के थ्रू रिलीफ दिया जाता है, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। तो यहां पिक्चर में आ जाता है यूनिलेटरल रिलीफ, जहां दोनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती, जहां दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ एक कंट्री अपने कंट्री में मिस्टर एक्स को रिलीफ दे देगी, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। So these are two kinds of reliefs which can be given in case of juridical double taxation. ठीक है सर, बात समझ में आई। अब देखो बायलेटरल रिलीफ के दो पार्ट्स होते हैं, एग्जेम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड। तो जब दोनों आपस में बैठे हैं, दोनों टेबल अक्रॉस द टेबल, ये बायलेटरल है, दोनों अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, समझौता करेंगे। ठीक है सर, तो दो तरीके से समझौता हो सकता है। समझौता नंबर 1, कंट्री बी बोले कंट्री ए से, सुनो कंट्री ए फुल इनकम टैक्स हो रही है दोनों कंट्रीज में, ठीक है, ये तो नाजायज है भाई, ये तो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फुल इनकम दोनों कंट्रीज में टैक्स नहीं होनी चाहिए। तो चलो कंट्री बी कहती है अच्छा सुनो कंट्री ए, मैं ना ये वाली इनकम, इस पर्टिकुलर नेचर की इनकम को पूरा का पूरा अपनी कंट्री में एग्जेम्प्ट कर देता हूं, एक भी रुपए इस पे टैक्स मेरी कंट्री पे नहीं लगेगा। अगर असेसी ने तुम्हारी कंट्री पे टैक्स दे दिया और मुझे प्रूफ कर दिया कंट्री बी को कि कंट्री ए में टैक्स लग चुका है, तो मैं मिस्टर एक्स के हाथ में एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगाऊंगा। दिस इज नोन एज एग्जेम्पशन मेथड, which means the income is exempt in the other country according to DTAA। अगर ये इनकम इंडिया में ही कमाई गई होती ना और डोमेस्टिक लॉ पढ़ते तो टैक्सेबल होती, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती, लेकिन डीटीए के अकॉर्डिंग इस वाली इनकम को कंट्री बी ने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर ये वाली इनकम कंट्री ए में टैक्सेबल है तो कंट्री बी ने इस वाली इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। दिस इज नोन एज एग्जेम्पशन मेथड। तो अब मिस्टर एक्स को सिर्फ और सिर्फ कंट्री ए में ही पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की, मिस्टर एक्स को टैक्स की पेमेंट कंट्री बी में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम पूरी की पूरी इनकम ही एग्जेम्प्ट है, इनकम पे ही टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट इनकम है। ठीक है सर। दूसरा मेथड क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड का मतलब यह है, कंट्री बी कहती है मिस्टर एक्स से सुनो मिस्टर एक्स, समझौता हो गया है कंट्री और कंट्री बी के बीच में, जो इनकम तुम कंट्री ए में टैक्स करवाओगे, जिस पे तुमने टैक्स कंट्री ए में पे कर दिया है, उस टैक्स का क्रेडिट मैं तुम्हें कंट्री बी में दे दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल पूरी इनकम थी 100 रुपए की, 100 रुपए पे कंट्री ए ने टैक्स कितना लिया, 100 रुपए पे कंट्री ए ने टैक्स लिया 20 रुपए का। तो अब कंट्री बी बोल रही है सुनो मिस्टर एक्स, तुमने जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया वो 20 रुपए पे किया ना, जो कंट्री बी है उस पे जो टैक्स का रेट इस वाली इनकम पे लगा हुआ है वो 30 रुपए है, तो तुम्हें 30 रुपए का टैक्स कंट्री बी में पे करना चाहिए था, कंट्री ए में 20 रुपए का, कंट्री बी में 30 रुपीज 30 रुपए का। तो बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा सुनो मिस्टर एक्स, तुमने जो 20 रुपए का पेमेंट किया कंट्री ए की सरकार को, उसका मैं तुम्हें क्रेडिट दे देता हूं और नेट नेट तुम्हें कंट्री बी की सरकार को 10 रुपए पे करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज क्रेडिट मेथड। तो भाई टैक्स रेट फर्क हो सकते हैं ना, कंट्री ए का टैक्स रेट अलग, कंट्री बी का टैक्स रेट अलग, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि कंट्री बी का अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो जो डिफरेंशियल है वो कंट्री बी को मिल जाए। अगर हमने एग्जेम्पशन मेथड लिया होता तो पूरी की पूरी इनकम ही टैक्स फ्री हो जाती कंट्री बी में, फिर तो 1 रुपये का टैक्स कंट्री बी अर्न नहीं कर सकती थी, कमा नहीं सकती थी 1 भी रुपए का टैक्स, तो पूरी की पूरी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती, टैक्स 1 भी रुपए पे नहीं लगता भाई। लेकिन इस केस में क्रेडिट मेथड के केस में इनकम टैक्सेबल होगी, कंट्री बी में भी टैक्स भी कंप्यूट किया जाएगा, लेकिन जितना इनकम टैक्स कंट्री ए में पे हो चुका है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, 20 रुपए का डिडक्शन काट के 10 रुपए का नेट टैक्स हमारा पे करना होगा गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बी को। सो दीज आर टू मेथड्स, एग्जेम्पशन मेथड एंड
क्रेडिट मेथड। सो बायलैटरल रिलीफ लेने के दो मेथड, एग्जेम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड। ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में बैठते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं। ऑब्वियसली कंट्री बी चाहेगा कि कंट्री ए एग्जेम्पशन दे ज़्यादा, कंट्री ए चाहेगा कंट्री बी एग्जेम्पशन दे। दोनों आपस में बैठेंगे, मांडवली करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और जो भी एलिजिबल होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई एक कंट्री एग्जेम्पशन दे देगी अपने उस इनकम पे, या कोई एक कंट्री क्रेडिट दे देगी उस वाले टैक्स का जो फॉरेन कंट्री में पे हुआ है। जी हाँ, शर्त यही है कि प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरी कंट्री में तुमने टैक्स पे किया है, प्रूव करना पड़ेगा दूसरी कंट्री में तुमने जो इनकम है वो ऑफर टू टैक्स करी है, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव के बगैर कुछ नहीं होगा। ऐसा मत हवा में बोलना, अरे मैं तो कंट्री ए में 50 रुपए का टैक्स पे करके आया हूं, मुझे एग्जेम्पशन दो। हवा में मत बोलना, प्रूव करना, चालान दिखाना, जिस चालान में तुमने पेमेंट करी है, तो तुम्हें बायलैटरल रिलीफ मिल जाएगा। So this is the difference between bilateral relief and unilateral relief. आओ एक बार theoretically भी दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन का रिलीफ कैसे मिलता है? So double taxation two types: economic double taxation, juridical double taxation. Economic double taxation means same income taxed in two or more country but in hands of different taxpayers. For example, business profits and dividend in different countries. Juridical double taxation, two or more state levies. State का मतलब है भाई country, state का मतलब वो state दिल्ली, मुंबई, वो मत समझना। इंटरनेशनल टैक्स के लैंग्वेज में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है सर। सो टू और मोर कंट्रीज लेवी टैक्स ऑन सेम एंटिटी ऑन सेम इनकम फॉर आइडेंटिकल पीरियड्स अराइजेज ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लेमिंग ऑफ टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि टैक्स का जो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अथॉरिटी टू लेवी टैक्स। तो जब दो पार्टीज क्लेम करती हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को हम टैक्स इस पे लेवी करेंगे, जब दोनों जुरिसडिक्शन क्लेम करती हैं कि हम इस वाले बंदे पे टैक्स लेवी करेंगे, उसे कहते हैं अराइजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लेम्स ऑन ऑफ टैक्स जुरिसडिक्शन। टैक्स ट्रीटीज लार्जली प्रिवेंट और मिटिगेट ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। तो ट्रीटीज जो मिटिगेट करती हैं वो ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन ही मिटिगेट करती हैं। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन ट्रीटीज जनरली मिटिगेट नहीं करती हैं। जनरली इनकम इज टैक्सेबल ऑन टू बेसिस: सोर्स ऑफ इनकम बेसिस एंड रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस। अब देखो, जो दो सोर्स थे ना, जो दो तरीके थे जिन पे हम लोग टैक्स लगाते थे, सोर्स रूल और रेजिडेंशियल रूल, विच रिजल्ट्स इनटू डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम ऑफ द पर्सन। तो इन्हीं की वजह से डबल टैक्सेशन होता है सेम इनकम का। एक कंट्री कहती है मैं रेजिडेंट के बेसिस पे टैक्स करूंगी, दूसरी कहती है कि मैं सोर्स के बेसिस पे टैक्स करूंगी। फर्स्टली सच इनकम इज टैक्स्ड इन द कंट्री इन विच सच इनकम इज जनरेटेड, एंड अगेन द सेम इनकम मे बी टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन इन अनदर कंट्री। तो पहला तो जहां इनकम जनरेट हो रही है वो कंट्री कहेगी टैक्स पे करो, और जहां का वो ओनर रेजिडेंट है वहां वाली कंट्री कहेगी कि मेरे को टैक्स पे करो। फॉर इंस्टेंस, मिस्टर एक्स, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, earned bank interest of 1 lakh on his money deposited into bank located in US. In that case, such income is taxable in US on source of income basis and again in India as he is an ordinary resident in India. तो बेचारा बंदा कमाया पैसे उसने बाहर, लेकिन क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट था इसलिए एक तरफ तो यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स उससे लेवाई किया क्योंकि वो यूएस का सिटीजन है, दूसरी तरफ क्योंकि जो इनकम है वो बाहर अराइज हुई है तो यूएस गवर्नमेंट ने उसको टैक्स किया, और क्योंकि वो रेजिडेंट इंडिया का है इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा टैक्स कर लिया बेचारे को। In times when economies are going global and borders fading, double taxation is still one of the major obstacles to the development of intercompany economic relations. In order to prevent this hardship or to avoid double taxation, relief is provided to the taxpayer. तो relief दिया जाता है taxpayer को। दो तरह के relief, bilateral relief और unilateral relief. Bilateral relief के दो methods भाई, exemption method, bilateral relief दो तरह से दिया जाता है, exemption method, दूसरा credit method। दो तरह से रिलीफ दिया जा सकता है डबल टैक्सेशन का। और यूनिलेटरल रिलीफ मतलब जब एक ही पार्टी एक ही साइड से रिलीफ देती है, यूनिलेटरल रिलीफ। सच रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय टू वेज, बायलेटरल रिलीफ और यूनिलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ, इन दिस गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट नोन एज ट्रीटी। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रीटी में एंटर करती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में, टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम। द रिलीफ इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ सच अग्रीमेंट। तो रिलीफ जो दिया जाता है वो DTAA के टर्म्स के बेसिस पे ही दिया जाता है। जनरली सच अग्रीमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स। दो मेथड्स हैं जिसमें कभी रिलीफ मिलता है। एग्जेम्पशन मेथड, इन दिस मेथड वन कंट्री प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन, फुल्ली नॉन टैक्सेबल कर देती है इनकम को,
to such type of income. Generally, residence country gave up its right and the country of source is then given exclusive right to tax such income. तो generally जो residence company होती है, residential status जहाँ कंपनी का होता है या ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो अपना राइट छोड़ देती है टैक्स करने का, और जहाँ से सोर्स होता है ना इनकम का, जनरली उसको राइट दिया जाता है कि हाँ तुम टैक्स करो. क्योंकि रेजिडेंट होने से क्या फर्क पड़ता है भाई, जहाँ वो इनकम जनरेट हुई है वहाँ पर टैक्स होनी चाहिए. So ऐसा है exemption method. Then credit method. In this method, resident remains liable in the country of residence on its global income. However, as far as quantum of tax liability is concerned, credit or deduction of tax paid in the source country, तो जिस country में source था ना income का, वहाँ पर जितना भी tax pay किया, that is given by resident country. उसका credit मिल जाता है resident country को against its domestic tax as if the foreign tax were paid to the country of resident itself. तो भाई एक रेजिडेंट कंट्री, एक सोर्स कंट्री. सोर्स मतलब जहां वो इनकम अराइज हुई, रेजिडेंट मतलब जहां का वो रेजिडेंट है. ठीक है, सोर्स कंट्री में जब इनकम अराइज हुई तो सोर्स कंट्री ने टैक्स ले लिया. ठीक है, अब जब रेजिडेंट कंट्री की बात आई तो रेजिडेंट कंट्री ने भी बोला कि भाई मैं भी टैक्स लूंगा, लेकिन असेसी ने बताया सुनो रेजिडेंट कंपनी, सोर्स कंट्री ने टैक्स लिया है तो रेजिडेंट कंट्री उतने टैक्स का डिडक्शन दे देगी. दिस इज नोन एज डिडक्शन मेथड. ठीक है सर. सो इन दिस मेथड रेजिडेंट रिमेन्स लाइबल इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस. तो रेजिडेंट को रेजिडेंस जहां का वो रेजिडेंट है वहां पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन इट्स ग्लोबल इनकम. हाउएवर एज फार एज क्वांटम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज कंसर्न, जहां पर टैक्स लाइबिलिटी की बात आ जाती है, क्रेडिट और डिडक्शन फॉर टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री, सोर्स कंट्री में जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा इन द रेजिडेंट कंट्री against the domestic tax as if the foreign tax were paid to the country of residence itself. Tax point in this type of relief, the mechanism for granting relief is provided in the agreement itself. तो भाई इसके अंदर जो अग्रीमेंट होगा ना, अग्रीमेंट का क्या मतलब है, DTA. DTA में लिखा होगा कि किस तरह से क्रेडिट मिलेगा. दोनों कंट्रीज ने आपस में समझौता किया होगा तो ये रिलीफ उसी में लिखा होगा. यूनिलेटरल रिलीफ, द अफोरसेड मेथड इज डिपेंडिंग ऑन बायलैटरल एक्टिविटी ऑफ बोथ द कंट्रीज. हाउएवर नो कंट्री विल हैव सच एन अग्रीमेंट विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. ऐसा नहीं हो सकता हर दो कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन इन सच केसेज जहां अग्रीमेंट है ही नहीं, जहां लड़ाई है, जहां डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है ही नहीं, क्या करें, कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स इटसेल्फ, जहां का वो रेजिडेंट है, provides relief on unilateral basis. In India, relief of avoidance of double taxation is provided in both ways. तो भाई फर्ज है उस कंट्री का जहां ये बंदा रेजिडेंट है कि वो यूनिलेटरल रिलीफ देके डबल टैक्सेशन को रोके. फर्ज है रेजिडेंट वाली कंट्री का. सोर्स वाली कंट्री का ये फर्ज नहीं होता. रेजिडेंट जहां का है वो, उस वाली कंट्री का ये फर्ज होता है कि वो यूनिलेटरल रिलीफ दे अगर DTA नहीं है तो. Provisions related thereto are enumerated here and below. Agreement with foreign countries, सेक्शन 90 बायलैटरल रिलीफ. तो जो DTAA होता है उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, सेलिएंट आओ पढ़ते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. तो किसी कंट्री या किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी से जब अग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं DTAA. फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच हैव बीन पेड बोथ इनकम टैक्स अंडर द एक्ट एंड इनकम टैक्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में भी. तो जहां पर भी आप ग्रांट करते हो रिलीफ, इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट में भी पे हुई है उस कंट्री की और किसी और कंट्री के इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी टैक्स पेमेंट हुआ है, जहां दोनों कंट्रीज के इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट हुआ है, वहां पर रिलीफ ग्रांट करते हैं. इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में बी टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो जहां पर भी दोनों कंट्रीज के टैक्स रेजीम्स के अकॉर्डिंग आपने टैक्स दोनों जगह पे करवाया है अपने यूज़र से, और वो जो टैक्स पे करवाया है वो म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के को प्रमोट करने के लिए करवाया है. अगर उस केस में भी आप दोनों जगह टैक्स पे करवा रहे हो रेजिडेंट से तो वहाँ पर भी रिलीफ की ज़रूरत है. देखो भाई, एक तो यूजुअल केस में दोनों जगह टैक्स पे हो सकता है. दूसरी बात, कई बार टैक्स पे म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने के लिए भी कहा जाता है चलो ठीक है आप असेसी को फोर्स करो दोनों जगह पे कर दे, लेकिन हम दोनों में से एक जगह क्रेडिट दे देंगे, हम दोनों में से एक जगह एग्जेम्पशन दे देंगे. तो ताकि हमारे रिलेशनशिप देखो दो बातें होती हैं. एक तो बात होती है कि आप दूसरे आदमी को बोलो नहीं तुम ना इस इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते, एक तो ये बात होती है. दूसरी बात है चलो टैक्स तो ले लो लेकिन ना इसका क्रेडिट हम बांट लेंगे आपस में. टैक्स तो ले लो लेकिन इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं दे दूंगा, थोड़ा सा क्रेडिट तुम दे देना.
जो तुम्हारे इनकम टैक्स हो उसका क्रेडिट मुझे दे देना, जो मेरे पास इनकम टैक्स होगा उसका क्रेडिट तुम ले लेना। तो इस तरह से क्रेडिट डिवाइड हो जाता है। तो दो तरह की बातें यहां कही गई हैं। रिलीफ आपको ग्रांट करना है दो सिचुएशन में। सिचुएशन नंबर 1, जहां पर आपकी इनकम जो दोनों कंट्रीज में टैक्स हुई है उन पे रिलीफ पे करना है, उन पे टैक्स का रिलीफ पे करना है। सिचुएशन नंबर 2, आपकी इनकम जो दोनों कंट्रीज में टैक्स हुई है, इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से आपने उस पे इनकम पे दोनों जगह टैक्स मंगवा लिया है असेसी से, जस्ट रिलेशनशिप को गाढ़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, वहां पर अगर आप रिलीफ देते हो तो यह है सिचुएशन नंबर 2 जहां पर रिलीफ जायज मिलना चाहिए। बी, for avoidance or double taxation of income under this act and under corresponding law in force in that country, in other country or specified territory as the case may be, without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance। अब एक और मकसद होता है अग्रीमेंट का ये भी मकसद होता है, हम अग्रीमेंट इतना पुख्ता बनाएं, इतना स्ट्रांग बनाएं कि अगर डिफरेंशियल टैक्स रेट्स हैं दोनों कंट्रीज में तो उसका बेनिफिट असेसी ना उठा पाए। असेसी जहां जायज बनता है टैक्स देना वहीं पे करे, ऐसा ना करे वो कि जहां पर टैक्स कम है वहां पर टैक्स पे करे, ऐसा ना करे। जहां जायज टैक्स देना बनता है वहां पर असेसी पे करे। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है अग्रीमेंट का कि द असेसी शुड नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस। 3, फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यूएस टैक्स अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनी ने अपने इंडिया में कितने रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, कितने का डिविडेंड लिया, क्या रिलेशनशिप है उसके अपनी यूएस सब्सिडरी के साथ, ये सब पता होना चाहिए। So exchange of information is a very important tool of any treaty, तो ये होना चाहिए। For prevention and evasion of avoidance of income tax chargeable under this act or under any other law in force। For recovery of income tax, रिकवरी करने के लिए भी भाई एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए ट्रीटी के अंदर कि कौन रिकवर करेगा टैक्स। जैसे अगर यूएस गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया टैक्स तो क्रेडिट मिल जाएगा यूएस गवर्नमेंट को, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया टैक्स तो क्रेडिट मिल जाना चाहिए एसएससी को फॉर द टैक्सेस पेड। तो रिकवरी कैसे होगी वो भी आपके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए। नोट्स, where the central government has entered into an agreement with the government of any country, तो सपोज इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट के साथ DTAA एस्टैब्लिश किया for granting relief of tax or avoidance of double taxation, then in relation to the assessee to whom such agreement applies, the provision of act shall apply to the extent they are more beneficial to the assessee। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डबल अंडरलाइन कर लो, डबल अंडरलाइन कर लो। तो भाई सीधी सी बात होती है, सर एक्ट अलग चीज, DTA अलग चीज। हाँ जी हाँ, एक्ट में लिखा है इंटरेस्ट पे टैक्स का रेट होना चाहिए 30%, DTA में लिखा है इंटरेस्ट पे टैक्स का रेट होना चाहिए 20%। एक्ट में लिखा है 30%, ट्रीटी में लिखा है 20%। टैक्सिंग राइट इंडिया को ही मिला हुआ है, तो बताना जरा किस रेट पे टैक्स होना चाहिए, 30% जो एक्ट में लिखा है या 20% जो ट्रीटी में लिखा है। सर 20% जो ट्रीटी में लिखा है। ट्रीटी का मतलब ही यह है, अग्रीमेंट का मतलब ही यह है कि अग्रीमेंट हमारे यूनिलेटरल लॉस पर हावी रहेगा। अग्रीमेंट की ज्यादा महत्वता है एज कंपेयर टू लोकल लॉज इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। अग्रीमेंट का वरना मतलब क्या हुआ? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बात समझो। दो स्कूल्स हैं, दोनों के बीच में कड़ा कंपटीशन रहता है बास्केटबॉल के टूर्नामेंट को लेकर। जी हां, बास्केटबॉल का टूर्नामेंट दोनों कराते हैं हर साल और इस पे दोनों घमासान करते हैं हर साल, ठीक है। तो जो बास्केटबॉल में रूल्स, जैसे डी से जो बास्केट करनी है उसके कितने पॉइंट्स मिलेंगे, फाउल किस में माना जाएगा, फाउल किस में नहीं माना जाएगा। जब जो स्कूल है, स्कूल ए वो अपने रूल्स अलग से बनाता है, स्कूल बी वो अपने रूल्स अलग से बनाता है, ठीक है। अब जब दोनों आपस में मिलके बैठ के रूल्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो दोनों के मिले हुए रूल्स हैं वो सुपरसीड कर जाएंगे इंडिविजुअल रूल्स को। ऑब्वियसली जब टूर्नामेंट होगा ना स्कूल ए के रूल्स माने जाएंगे ना स्कूल बी के रूल्स माने जाएंगे, जो कंबाइंड रूल्स दोनों मिलके बनाएंगे वो रूल्स माने जाएंगे। जो कंबाइंड रूल, ट्रीटी के अंदर जो भी कंबाइंड रूल बनते हैं उनकी प्राथमिकता होती है ओवर एक्ट के रूल्स। एक्ट के रूल्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ट्रीटी के रूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन हां, अगर किसी एसएससी को एक्ट के रूल से कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है तो ट्रीटी में यह बात साफ साफ लिखी होती है, एक्ट के रूल्स फॉलो करेंगे उन केसेस में जहां पर ज्यादा बेनिफिशियल एक्ट के रूल्स हैं। हम देखो डबल टैक्सेशन ऑफ अवॉइडेंस में भी सेम प्रिंसिपल है, बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी गिवन टू द असेसी। बेनिफिट हमेशा असेसी को मिलना चाहिए। तो अगर लोकल लॉज बेनिफिट दे रहे हैं कोई तो वो हम DTA, अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा तो लोकल लॉज को मान्यता हम देंगे।
सो जो बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, चाहे वो एक्ट के रूल्स हों चाहे ट्रीटी के रूल्स हों, वो अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। जो भी एक्ट के प्रोविजन ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे एसएससी के लिए वो अप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है तो ट्रीटी वाले प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। एन एसएससी नॉट बीइंग अ रेजिडेंट टू हुम डीटीएए अप्लाइज shall not be entitled to claim any relief under such agreement unless a certificate of his being a resident in any country outside India or specified territory outside India as the case may be is obtained by him from the government of that country। अब देखना, लिख लेना यहां पर TRC या टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, TRC या टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लिख लेना है वर्ड यहां पर। अब समझना क्या होता है ये। भाई मिस्टर जोसेफ इंडियन गवर्नमेंट के पास आए, इंडियन गवर्नमेंट से बोला, इंडियन गवर्नमेंट मैं यूएस का रेजिडेंट हूं। यूएस के रेजिडेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया बेनिफिट दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करेगी यूएस के रेजिडेंट को वो 10% पे टैक्सेबल होगा। अगर लोकल लॉज में जाए तो वो 20% पे टैक्सेबल होता है, लेकिन यूएस के सिटीजन्स को बेनिफिट दिया हुआ है, अगर तुम इंटरेस्ट इंडिया में आके कमाओगे तो वो जो कमाई होगी तुम्हारी वो सिर्फ 10% पे टैक्स होगी, वो 20% पे टैक्स नहीं होगी। यूएस का एक सिटीजन है मिस्टर जोसेफ, रेजिडेंट है मिस्टर जोसेफ, वो आया इंडियन गवर्नमेंट के पास, दुहाई हो सरकार मुझे बेनिफिट दो 10% का, मैं 10% एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूं, मैं 20% पे टैक्स नहीं दूंगा, मैं 10% पे टैक्स दूंगा क्योंकि मैं यूएस का रेजिडेंट हूं। इंडियन गवर्नमेंट छूटते ही बोलेगी प्रूव करो कि तुम यूएस के रेजिडेंट हो, क्योंकि ऐसे थोड़ी है एनी टॉम डिक एंड हैरी कम्स टू माय ऑफिस एंड सेज आई एम यूएस रेजिडेंट, मैं मान थोड़ी लूंगा। यूएस गवर्नमेंट से लिखवा के लाओ कि तुम रेजिडेंट हो यूएस के, तो ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा ट्रीटी का, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ट्रीटी का। जो एक्ट में 20% का रेट है उस पर टैक्स पे करो। दिस इज नोन एज TRC या टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जो ऑब्टेन करना पड़ता है उन सारे के सारे लोगों को जो किसी भी ट्रीटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, किसी भी ट्रीटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दूसरी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ता है जहां भी वो ट्रीटी का बेनिफिट उठा रहे हैं। भाई सीधी सी बात, इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी ऑफ एनी पर्सन। आओ दोबारा पढ़ते हैं। एनएसएससी नॉट बीइंग अ रेजिडेंट, जो रेजिडेंट नहीं है, टू हुम डीटीए अप्लाइज, तो भाई इंडिया गवर्नमेंट के सामने एक एसएससी है जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, यूएस का रेजिडेंट है, डीटीए उस पर अप्लाई कर रहा है, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिलीफ, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अंडर सच अग्रीमेंट डीटीए यूएस और इंडिया के बीच में, अनलेस अ सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग रेजिडेंट इन दैट कंट्री एज द केस में बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। जब तक वो उस कंट्री के गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट नहीं लाके दे देता तब तक हम उसे कोई बेनिफिट नहीं देंगे। ये जो 10% का बेनिफिट हम उसे देने वाले थे नहीं देंगे, पहले सर्टिफिकेट लेके आओ जिसका नाम है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। Next, the charge of tax in respect of foreign company at a rate higher than the rate at which a domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company। अब देखना भाई, जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, अगर बेनिफिट ज्यादा है इनकम टैक्स एक्ट में तो वो बेनिफिट अप्लाई करेगा इनकम टैक्स वाले एसएससी को, जो बेनिफिट ज्यादा है। इस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कहता है कि भाई अगर टैक्स रेट में डिफरेंस है, ट्रीटी का टैक्स रेट है 20%, डोमेस्टिक लॉ का टैक्स रेट है 10%, ठीक है, अगर किसी कंपनी के केस में टैक्स रेट का डिफरेंस है तो उसे मैं बेनिफिशियल, ज्यादा बेनिफिशियल या कम बेनिफिशियल नहीं मानूंगा। टैक्स रेट में डिफरेंस होने को ज्यादा बेनिफिशियल या कम बेनिफिशियल नहीं मानते। सर तो किस चीज को मानते हैं? अरे रेजिडेंसी के रूल्स को मानते हैं। रेजिडेंसी के रूल्स अगर ज्यादा बेनिफिशियल हैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के, एसएससी के, तो हम वो मानेंगे रादर देन ट्रीटी। लेकिन अगर रेट में डिफरेंस है तो हम ज्यादा बेनिफिट वाला प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, फिर तो जो ट्रीटी में रेट लिखा होगा वही वाला रेट हम अप्लाई करेंगे। किस केस में? भाई सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के, फॉरेन कंपनीज के केस में। तो कंपनी के केस में जो टैक्स रेट अगर हायर भी है ट्रीटी का तो वही टैक्स रेट लगेगा रादर देन डोमेस्टिक टैक्स रेट। इवन अगर जो हायर टैक्स रेट है वो लेस फेवरेबल है, ट्रीटी वाला लेस फेवरेबल है एसएससी को, तो भी हम वही टैक्स रेट लगाएंगे, उसे हम कम या ज्यादा बेनिफिशियल नहीं मानेंगे। सिर्फ फॉरेन कंपनी के केस में ये वाला क्लॉज अप्लाई होता है रेट ऑफ हायर टैक्स से रिलेटेड।
ठीक है सर। स्पेसिफाइड टेरिटरी मीन्स एनी एरिया आउटसाइड इंडिया विच मे बी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी स्पेसिफाइड टेरिटरी एरिया जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। भाई कई बार ना कंट्रीज नहीं होती, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स। वो आइलैंड्स अपने आप में कंट्री नहीं है, सोवरेन नेशन नहीं है, तो उनको टेरिटरी बोला जाता है। उनको हम कंट्री या स्टेट नहीं बोल सकते। Relief cannot be granted unless income which has been taxed in one of the country has also suffered tax in other country. Relief तब तक नहीं मिल सकता जब तक दो कंट्रीज में टैक्स ना लगाओ। Proof has to be provided of income having suffered double taxation. Proof देना पड़ेगा जिस इनकम में भी डबल टैक्सेशन हुआ है। Section 4 and 5 of the Income Tax Act provide for taxation of global income of an assessee. तो सेक्शन 4 and 5 कहता है कि अगर कोई इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर कोई इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम पे इंडिया को अधिकार मिल जाता है टैक्स रिकवर करने का, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू डीटीए। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट एंड द एक्ट, प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट वुड प्रिवेल ओवर द एक्ट। तो भाई हमेशा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट विल प्रिवेल ओवर द एक्ट। तो अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है प्रोविजंस में तो प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द एक्ट। हमेशा जो अग्रीमेंट होगा ना वो प्रिवेल करेगा एक्ट के ऊपर अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है तो। इन केस ऑफ रेमिटेंस टू अ कंट्री विद डबल टैक्सेशन, अच्छा एक लाइन रह गई, इफ एनी मैटर और इनकम इज नॉट कवर्ड अंडर द अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट में कोई मैटर हमने नहीं कवर किया भाई किसी भी फॉरेन नेशनल के से रिलेटेड, तो द इनकम टैक्स एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। उस केस में भाई इनकम टैक्स एक्ट ही अप्लाई होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन केस ऑफ रेमिटेंस टू अ कंट्री विद विच अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट इज इन फोर्स, द टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट रेट प्रोवाइडेड इन द फाइनेंस एक्ट, relevant year or at the rate provided in the double taxation avoidance agreement, whichever is more beneficial to the assessee। अगर कोई assessee डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर फॉल करता है तो TDS भाई उसी रेट पे काटा जाएगा जिस रेट पे या तो एक्ट में लिखा हो या ट्रीटी में लिखा हो, जो भी मोर बेनिफिशियल होंगे। हाँ, TDS काटने का रेट अलग होता है और इनकम टैक्स चार्ज का रेट अलग होता है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स चार्ज का रेट फॉरेन कंपनी के केस में, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उस केस में ये बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं अप्लाई होता। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, हायर रेट देन रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल। तो अगर इनकम टैक्स का रेट है तो वो लेस फेवरेबल और हाई फेवरेबल की कैटेगरी में डिस्टिंग्विश नहीं होगा अगर सिर्फ रेट का फर्क है। लेकिन TDS, अगर TDS काटने की बात आई तो अगेन भाई लेस फेवरेबल और हाई फेवरेबल इंपॉर्टेंट होगा। जो भी दोनों में से बेनिफिशियल होगा, चाहे ट्रीटी का रेट चाहे डोमेस्टिक एक्ट का रेट, दोनों में से भी जो बेनिफिशियल रेट होगा वो वाला अप्लाई करेगा टैक्स को डिडक्ट करते वक्त। सर आपको पता है जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे ना इन वाले टॉपिक्स का, ये जो रिलीफ आप बता रहे हो, यूनिलेटरल रिलीफ, बायलेटरल रिलीफ, सर तब तक दिमाग में नहीं घुसने वाला। थ्योरी पढ़ के क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराओ तो बात आए। बात तो सही है भाई। तो चलो अपने अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। हेलो एंड वेलकम गाइज एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक बहुत ग्रेव मुद्दा डिस्कस किया विच इज ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्यों होता है, डबल टैक्सेशन किन सिचुएशंस में होता है, डबल टैक्सेशन की रेमेडी क्या है, हमने वो सब थ्योरेटिकली पढ़ा। और डबल टैक्सेशन की जो रेमेडी थी वो हमने एग्जेम्पशन मेथड के थ्रू या क्रेडिट मेथड के थ्रू हम निकाल के लाए। या तो उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो किसी एक ज्यूरिसडिक्शन में, आपस में समझौता कर लो कि भाई फलानी फलानी ज्यूरिसडिक्शन इस वाले इनकम पे टैक्स नहीं लेगी, या तो इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो या फिर जो टैक्सेस अदर ज्यूरिसडिक्शन में पे करे हैं उन टैक्सेस का क्रेडिट दे दो। इन दोनों में से एक तरीका अपना लो बेनिफिट देने का किसी भी असेसी को जो डबल टैक्सेशन से ग्रसित है। तो जी हाँ, DTAA एक इफेक्टिव तरीका है डबल टैक्सेशन से रिलीफ पाने का, और DTAA के परसुएंट बहुत सारे असेसीज, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलता है फ्रॉम डबल टैक्सेशन। ठीक है सर, बात समझ में आई? डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट से, बिल्कुल सही बात है भाई। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं
एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो रिलीफ मिलता है ये किस तरह मिलता है, कैलकुलेशन किस तरह होती है इसकी, और रिलीफ की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो असेसी को किस तरह बेनिफिट पहुंचाता है, दोनों के केस में कैसे अलग अलग कैलकुलेशन होती है, क्या कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर रमेश, अ रेजिडेंट इंडियन, हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22। Income from profession in India 2,44,000. Income from profession in country A, किसी और कंट्री में भी इनकम हो रही है. Tax paid in foreign country at the rate of 5%. Compute the Indian tax liability of the assessee, assuming that as per treaty between India and country A, rupees 4,50,000 is taxable in India. However, अब देखो ये तो कह दिया कि भाई कंट्री ए और इंडिया की ट्रीटी के भी में ये लिखा है कि 4.5 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल है। ये तो बात बोल दी, बड़े कन्वीनियंटली ये बात बोल दी क्योंकि फायदे में है ना इनकम टैक्स अथॉरिटी के ये वाली बात। लेकिन ये नहीं बताया कि जो टैक्स 5% कंट्री ए में पे हो चुका है सेम इनकम पे, उसका कैसे रिलीफ मिलेगा। अगली लाइन में वो बात बताई हुई है, बड़े ध्यान से पढ़ना। हाउएवर फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंडियन टैक्स लायबिलिटी। तो बता देना ये एग्जेम्पशन मेथड हुआ या क्रेडिट मेथड हुआ। सर ये क्रेडिट मेथड हुआ। जो भी फॉरेन लैंड पे आपने टैक्स पे किया है उसका सेट ऑफ मिल जाएगा फ्रॉम द इंडियन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश की टैक्स लायबिलिटी हमें कंप्यूट करके लानी है। ठीक है सर। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया 2,44,000। 2,44,000 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए। कंट्री ए मतलब इंडिया से बाहर की कंट्री का कितना इनकम है, 4,50,000। तो भाई टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम इज, ऐड करना जरा दोनों अमाउंट्स को, पता लग जाएगा टोटल इनकम कितनी है। 2,44,000 प्लस 4,50,000 विच इज 6,94,000। 6,94,000 टोटल इनकम निकल के आ गई। ठीक है सर, 6,94,000 इज द टोटल इनकम। अब 6,94,000 पे भाई हमको निकालना है टैक्स, टैक्स ऑन अबव। ठीक है सर। सर इंडिविजुअल है तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। AY 21-22 का हमको स्लैब जानना है। हाँ जी हाँ, आओ तुम्हें बताता हूं इंडिविजुअल के केस में कितना स्लैब है टैक्स का। अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 1, 2 रुपीज 5 lakhs, इस पे रेट लगता है 5%। तो ये तो 5 लाख से भी ऊपर है। ठीक है, तो इसका रेट देख लेते हैं। तो 2,50,000 का 5% ये होगा 12,500 और अबव 5 लाख, जितना भी अमाउंट 5 लाख के ऊपर है उस पे जो टैक्स रेट है वो है 20%। So 6,94,000 minus 5 lakh multiplied by 20% plus 12,500
12,500 और ऐड कर दो, ये आ गया 51300 आ गया टैक्स अमाउंट इस इंडिविजुअल का। ठीक है, स्लैब रेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। AY 21-22 का स्लैब रेट है अप टू 2,50,000 नील, 2,50,001 टू 5 लाख 5%, अबव 5 लाख 20% के हिसाब से 38800 51300। भाई इसके अंदर ऐड करना जरा सेस एट द रेट ऑफ 4%, 4% के हिसाब से सेस ऐड कर दो। सेस है 2052, ये आ गया 53352। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 53352। ठीक है सर, तो भाई टोटल टैक्स लायबिलिटी जो इंडिया में पे करनी है मिस्टर रमेश को वो आ गई 53352। ध्यान रखने वाली बात ये, इसके अंदर एक ऐसी इनकम भी इंक्लूडेड है इस वाले टैक्स में जिसपे ऑलरेडी कंट्री ए ने 5% का टैक्स रिकवर कर लिया है। हमारी ट्रीटी में ये बात लिखी है कि जो पेमेंट फॉरेन कंट्री में हो गई है, जो पेमेंट इंडिया से बाहर हो गई है, उस पेमेंट का क्रेडिट हो सकता है अवेलेबल। सो credit of taxes paid in country A, credit of taxes paid in country A, country A में जो टैक्स पे हुआ है उसका अब हम देंगे क्रेडिट 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5% विच इज 22500। ये आ गया भाई नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई 30852। तो कितना टैक्स पे करना है मिस्टर रमेश को? मिस्टर रमेश को टैक्स पे करना है 30852। व्हाट इज 30852? सर इट इज द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर गिविंग द क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स। जो फॉरेन में टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट देने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी आई वो आई 30852। राउंड ऑफ कर देते हैं 30850। मिस्टर रमेश को टैक्स पे करना है। ध्यान रहे क्रेडिट मेथड इज बीइंग यूज्ड एंड नॉट एग्जेम्पशन मेथड। क्रेडिट मेथड इज टू बी यूज्ड 30850। कंक्लूजन लिख देना भाई, हेंस कंक्लूजन लिख देना, हेंस द नेट टैक्स लायबिलिटी, हेंस द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर क्लेमिंग, द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर क्लेमिंग द फॉरेन टैक्स क्रेडिट, आफ्टर क्लेमिंग the foreign tax credit is computed as rupees 30850। सर हमको तो टैक्स कैलकुलेट करना ही नहीं आता था, हम तो भूल गए। इंटर में किया था ना टैक्स कैलकुलेट, हम तो भूल गए। अरे भाई बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अप टू 2,50,000 मिनिमम एग्जाम्शन जो होती है वो निल होती है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% का स्लैब रेट है। अब 5 लाख 20% का स्लैब रेट है। शॉर्टकट लेना चाहते हो तो बस 5 लाख से ऊपर 20% वाला टैक्स का अमाउंट निकाल के ले आओ और उसके अंदर 12,500 रुपए ऐड कर दो। अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होती तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो टैक्स था वो 20% था। 10 लाख से ऊपर अगर इनकम होती तो टैक्स स्लैब 30% था। 10 लाख से ऊपर वाली इनकम का टैक्स स्लैब 30%, 5 लाख से 10 लाख का टैक्स स्लैब 20%। तो इस तरह से हमारे टैक्स स्लैब्स डिवाइडेड हैं और टैक्स स्लैब्स के बेसिस पे हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल के लाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है इंटर दिए हुए टाइम हो गया है और रिजल्ट भी लेट आया था, इस वजह से हमको सर याद नहीं है इंटर की कोई भी चीज। कोई टेंशन नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2।
Shri Anuj, an ordinary resident in India, provides the following details of his income for previous year relevant to assessment year 21-22. अनुज है, मिस्टर अनुज, वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है भाई, और वो आपको अपनी इनकम की फॉलोइंग डिटेल्स देते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर relevant to assessment year 21-22. Income from India, income from country Z, investment in पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो भाई याद करो, हमने ये कॉन्सेप्ट इंटर में पढ़ा था. नहीं सर नहीं याद आ रहा, आप एक और बार बता दो. चलो भाई एक और बार बता देता हूं. जब भी ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं उसके अंदर से अगर कोई डिडक्शन अवेलेबल होती है उसको करना होता है माइनस. डिडक्शन मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हो अपने पैसे की किसी स्पेसिफाइड सोर्स के अंदर, किसी स्पेसिफाइड जगह के अंदर, तो वो हम यहां से रिड्यूस करके दिखा देते हैं. हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल सर. पब्लिक प्रोविडेंट फंड एफडी जिसकी जो अवधि है वो 5 साल से ज्यादा है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल होते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन के लिए. जी हां, वही एक इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है. इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए. फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट, क्या नोट करना है भाई, इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट विद कंट्री जेड. कंट्री जेड के साथ हमारी ट्रीटी बनी हुई है भाई. अकॉर्डिंग टू द सेड अग्रीमेंट, इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री इन विच इट इज अर्नड एंड नॉट इन द अदर कंट्री. अच्छा, तो जो इनकम है ना वो टैक्सेबल कहां होगी भाई, जिस कंट्री में अर्न करी गई है वहां टैक्सेबल होगी. तो हमारे केस में जो इनकम फ्रॉम कंट्री जेड है वो कंट्री जेड में टैक्सेबल होगी. हमारे केस में इनकम फ्रॉम इंडिया जो है वो कंट्री इंडिया में टैक्सेबल होगी. सो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में टैक्सेबल होगी जहां वो अर्न हुई है. ठीक है सर, बात समझ में आ गया. However, in the other country, तो जहां अर्न हुई है वहां तो टैक्सेबल होगी. तो कंट्री जेड की 2 लाख रुपए जो है कंट्री जेड में टैक्सेबल होगी, पक्की बात. लेकिन अदर कंट्री में क्या होगा, However, in the other country, such income can be included for the purpose of computation of tax rate. टैक्स रेट कंप्यूट करने के पर्पज से हम लोग इस वाली इनकम को इंक्लूड करेंगे. लेकिन फिर हम भाई इसमें जो भी टैक्स बना है, जो भी इस पे टैक्स पे हुआ है, उसको हम वापस विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ट्रीटी साफ साफ कहती है कि भाई हम लोग इस वाली इनकम पे टैक्स नहीं रिकवर कर सकते. जैसे इंडिया है वो इस वाली इनकम पे टैक्स नहीं रिकवर कर सकती. ये वाली इनकम जो है ये कंट्री जेड में टैक्स होगी, क्योंकि ट्रीटी कहती है कि जिस कंट्री में अर्न हुआ है उस कंट्री में ये टैक्सेबल होगी. रेजिडेंसी नहीं, सोर्स रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. Illustration number 2. Computation of tax payable by श्री अनुज. अनुज ने जो टैक्स पे किया है हमें वो कंप्यूट करके लाना है भाई. ठीक है सर, दोनों इनकम्स लिख लेते हैं. एक है इनकम फ्रॉम इंडिया, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट. इनकम फ्रॉम इंडिया कितना है भाई, 3,40,000 रुपीज. फिर इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड रुपीज 2 lakhs. ये हो गई ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम हो गई भाई 5,40,000 रुपए. ठीक है सर. अच्छा, इसके अंदर से ना एक डिडक्शन लेस कर देते हैं. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के चैप्टर की डिडक्शन हम लोग लेस कर देते हैं. 10,000 रुपीज. सो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 5,30,000 रुपीज. नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 5,30,000 रुपीज.
ठीक है सर, तो नेट टैक्सेबल इनकम है 5,30,000 रुपीज। अब भाई इस नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कितना रिकवर करेंगे, आउट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल के लाते हैं कि टैक्स कितना बनेगा इस वाली इनकम पे। तो चलो आओ कैलकुलेट करते हैं कितना टैक्स बनेगा 5,30,000 पे। ठीक है, अब सुनो, ये लंबा वाला मेथड नहीं अपनाऊंगा। इंटर के जो बच्चे होते हैं ना, वो करते हैं लंबे वाले मेथड से टैक्स कैलकुलेट। अब हम मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं, अब हम सीएम में फाइनल में हैं, तो हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे टैक्स ऑन अबव कैलकुलेट करने के लिए। और शॉर्टकट मेथड होता है 12,500 प्लस जितना भी 5 लाख से ऊपर है 5,30,000 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%। हम लोग ये फॉर्मूला लगा के टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, आओ ये फॉर्मूला लगा के हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12,500, ये आ गया 18,500, 18,500। तो इस शॉर्टकट मेथड क्या लगाओगे आप, आपका जिस भी स्लैब के बीच में पड़ रहा है, जैसे 5 लाख से 10 लाख के बीच में पड़ रहा है, आपको पता है इस स्लैब का जो रेट है वो है 20%, तो आप उसके जितने भी डिफरेंशियल इनकम होगी उस पर तो 20% का रेट लगा दोगे और एक स्लैब पीछे का आप टैक्स ऐड कर दोगे 12,500 जो इस वाले स्लैब का रेट था। ठीक है, अब सुनना जरा, सपोज आपकी इनकम होती 10 लाख से भी ऊपर, मतलब 30% के आप स्लैब रेट पे आ जाते 10 लाख से भी ऊपर, तो भाई 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो स्लैब है विच इज अमाउंटिंग टू 5 लाख, वो 20% के रेट पे टैक्स होता 1 लाख रुपए। तो उस केस में आप क्या करते, 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है, सपोज 30,000 रुपए 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए पे तो 30% का रेट निकाल के लाते, 30,000 पे 30% का रेट निकाल के लाते, 9,000 रुपए निकल के आता, प्लस 1,12,500 रुपए और ऐड कर देते, 1,12,500 रुपए और ऐड कर देते, तो हमारा टोटल टैक्स का अमाउंट निकल के आ जाता। सो 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पे 30% लगाना है आपको, और 1,12,500 और ऐड कर दो तो टैक्स का रेट निकल के, टैक्स अमाउंट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर 12,500 रुपए टैक्स अमाउंट निकल के आया, और 5 लाख से ऊपर जितना भी था उस पे 20% के हिसाब से आपने टैक्स का अमाउंट निकाल दिया। इस तरह से टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं इन वाली सिचुएशन में। अच्छा, एक चीज और याद दिला दूं, हो सकता है तुम्हें याद ना हो, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती तो हम रिलीफ प्रोवाइड करते इस वाली इनकम पे, और पूरा का पूरा जो टैक्स होता वो वाइप ऑफ हो जाता अगर 5 लाख रुपए से कम की इनकम होती तो। जी हां, हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करते थे, वो रिलीफ का प्रोविजन ये था, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स पे करने की इंडिया में, अगर आप रेजिडेंट हो तो जरूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज टू बी कैलकुलेटेड, अमाउंट ऑफ टैक्सेस 18,500 टैक्स आ गया। अब टैक्स के ऊपर भाई मैं ऐड करूंगा एजुकेशन सेस, सेस एट द रेट ऑफ 4%। 4% का सेस कितना होगा भाई, मल्टीप्लाइड बाय 4%, 740, तो टोटल टैक्स एंड सेस कितना आ गया, टोटल टैक्स एंड सेस आ गया 19,240, 19,240 टोटल टैक्स एंड सेस आ गया। ठीक है सर, अब भाई बहुत सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है, ट्रीटी में लिखा है टैक्स रेट जब कैलकुलेट करो तो इस वाली इनकम को इंक्लूड कर लो, क्योंकि देखो होता क्या, अगर ये इनकम में इंक्लूड ना करता तो 3,40,000 रुपए का इनकम रहता, उस केस में आपका टैक्स बनता 0। तो ट्रीटी में क्या लिखा है, इनकम टैक्स के रेट को कैलकुलेट करने के लिए तो ये वाली इनकम को ऐड कर दो, 2 लाख रुपए की इनकम को ऐड कर दो, लेकिन जो ये टैक्सेबिलिटी का राइट होगा इस वाली इनकम का, वो कंट्री जेड को ही मिलेगा। इंडिया इस वाली इनकम पे टैक्स नहीं रिकवर कर सकती। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लेस करने जा रहा हूं टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड इन कंट्री जेड, लेस टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड इन कंट्री जेड। कंट्री जेड में जो इनकम अर्न हुई है उस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसको हम यहां पर रिड्यूस करने जा रहे हैं, वो वाला अमाउंट यहां पर रिड्यूस होगा।
तो इनकम टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन कंट्री जेड में जो इनकम अर्न हुई है उस पे टैक्स हम लोग अब कंप्यूट करने जा रहे हैं सर। बट पता कैसे लगेगा कि इनकम जो टैक्स हमने यहां पर इंडिया में लेवी कर दिया है इस वाली इनकम पे 2 लाख रुपए पे वो कितना है सर, पता कैसे लगेगा सर? ये तो कंसोलिडेटेड अमाउंट है ना, कंसोलिडेटेड अमाउंट 19240। सर अब इसमें से कितना टुकड़ा इस वाले इनकम का है, कितना टुकड़ा इस वाले इनकम का है, पता नहीं लग सकता सर। ये तो दिक्कत हो गई बहुत बड़ी। हाँ भाई हाँ, दिक्कत हो गई बहुत बड़ी। समाधान दो समाधान, क्योंकि ट्रीटी में साफ साफ लिखा है जहां इनकम अर्न होगी वहीं पर टैक्स लगेगा, ऐसा ट्रीटी में क्लियरली बात लिखी है। तो इनकम अर्न कहां हो रही है? इनकम अर्न हो रही है कंट्री जेड में, तो टैक्स भी कहां लगेगा? कंट्री जेड में। तो भाई ये है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, देखो एक तो हम एग्जेम्पशन मेथड यूज कर सकते थे। एग्जेम्पशन मेथड मतलब हम लोग यहां से इनकम को हटाई देते और 3,40,000 पे हम लोग टैक्स कंप्यूट करके ले आते। एग्जेम्पशन मेथड, फुल एग्जेम्पशन मेथड, ठीक है। अब ट्रीटी क्या कह रही है? ट्रीटी कह रही है भाई इनकम तो एग्जेम्प्ट है लेकिन जो बाकी की इनकम है उस पर टैक्स कंप्यूट करने के लिए इस वाली इनकम को इंक्लूड कर दो, ऐसा ट्रीटी बोल रही है। पढ़ लेना जरा क्वेश्चन में, आओ साथ में पढ़ते हैं। वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउएवर इन द अदर कंट्री मींस इंडिया इन आवर केस, सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट कंप्यूट करने के लिए इस वाली इनकम को इंक्लूड किया जा सकता है। तो टैक्स रेट कंप्यूट करने के लिए हमने इस वाली इनकम को इंक्लूड किया, उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स का अपना अमाउंट निकाल के हम लोग लेके आए। ठीक है सर, टैक्स अमाउंट हम लोग निकाल के लेके आए। टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन कंट्री जेड। अब कितना टैक्स होगा भाई? इनकम अर्नड इन कंट्री जेड से जो इनकम अर्न हुई है उस पर कितना टैक्स होगा? अब सवाल उठता है ये, क्योंकि ये वाला टैक्स इंडियन गवर्नमेंट तो रिकवर नहीं कर सकती। नहीं जी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट एलिजिबल टू रिकवर दिस टैक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट 19,240 रुपए नहीं रिकवर कर सकती। यहां पर जो बैलेंस अमाउंट आएगा नेट टैक्स पेबल, वो ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है। अब बस सवाल इतना सा है, टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन कंट्री जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये तो टोटल टैक्स आ गया, टोटल टैक्स आ गया भाई, टोटल टैक्स। हमें जानना है इस वाले टोटल टैक्स में कितना पोर्शन 2 लाख का है, कितना पोर्शन 3,40,000 का है। ये बात नहीं पता भाई हमें। हमारे को तो टोटल टैक्स निकल के आ गया, हमें स्प्लिट नहीं पता। स्प्लिट किन दोनों चीजों में? 2 लाख में और 3,40,000 में। 2 लाख पे कितना एट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं टैक्स, वो मुझे नहीं पता 2 लाख अमाउंट पे। अच्छा चलो मैं एक रेट निकाल के लाता हूं, देखना जरा क्या रेट मैं निकाल के लाता हूं। ठीक है, ये मैंने लगाया स्टार। ये मेरी है 2 लाख रुपए की इनकम जिस पे मुझे टैक्स कंप्यूट करके लाना है कि कितना टैक्स एलिजिबल होगा इस वाली इनकम पे। ठीक है, अब देखना मैं निकालने जा रहा हूं टैक्स का रेट, क्योंकि मुद्दा है टैक्स का रेट। टैक्स का रेट मुझे निकाल के लाना है कि 19,240 में हमें स्प्लिटिंग करनी है, क्योंकि तो टैक्स का रेट कितना होगा। अब ध्यान से देखना मैं टैक्स का रेट कैसे निकाल रहा हूं। मैंने न्यूमरेटर में रखा टैक्स का अमाउंट और मैंने डिनोमिनेटर में रखा टैक्सेबल इनकम का अमाउंट। टैक्सेबल इनकम का अमाउंट है 5,30,000 रुपए। न्यूमरेटर में टैक्स का अमाउंट है 19,240 रुपए। सो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम है 5,30,000, टैक्स है 19,240। बता दो जरा इफेक्टिव टैक्स का रेट कितना निकल के आया? 19,240 डिवाइडेड बाय 5,30,000। टैक्स का भाई रेट निकल के आया जो हमने ओवरऑल लगाया वो निकल के आया 3.63%। तो ये जो निकल के आया 3.63%। तो भाई हमें पता लग गया टोटल इनकम पे हमने मोटा मोटा टैक्स कितना पे किया? टैक्स पे किया 3.63% टोटल इनकम पे। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है? 2 लाख रुपए पे 3.63% निकाल के लाना है और मेरा काम बन गया। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.63%, इसका अमाउंट निकल के आया 7260। ओ यहां पर मत लिखो अमाउंट, ऊपर ही लिख दो अमाउंट भाई। 7260 ये निकल के आया टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन कंट्री जेड। इनकम अर्नड इन कंट्री जेड है 7260, 19240 माइनस 7260, ये निकल के आया भाई 11,980 रुपए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिजर्व करती है, जो कि ये वाला असेसी इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा 11,980 रुपए।
कैलकुलेशन देखना भाई, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन ने लिखा होता ये वाली इनकम टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में, तो फिर मैं सिंपली ये वाली लाइन को डिलीट कर देता, ये वाली लाइन को हटा देता, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये तो कहा कि ये टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ये तो कहा ही कहा, इसके अलावा क्वेश्चन ने एक और चीज़ बोली भाई। वो क्या बोली क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि क्वेश्चन ने आपको ये बताया कि जो ट्रीटी है, ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप जब टैक्स रेट कंप्यूट करोगे तो इस वाली इनकम को ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर दूसरी वाली लाइन ना बोली होती तो मैं सिंपली इस वाली लाइन को हटा के अपना आंसर निकाल लेता, लेकिन क्योंकि दूसरी वाली लाइन बोल दी कि टैक्स रेट कंप्यूट करते हुए आपको इनकम फ्रॉम कंट्री जेड को ऐड करना है, जैसे ही ये दूसरी वाली लाइन बोली वैसे ही मुझे पता लग गया भाई कि हमारा जो टैक्स कंप्यूट होगा, हमारा जो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होगी, वो इस वाली इनकम को ऐड करने के बाद कंप्यूट होगी। सो हल्का हल्का डिफरेंस आ जाएगा कंप्यूटेशन में अगर तुम लोगों ने लाइन ठीक से नहीं पढ़ी, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई है वो ठीक से नहीं पढ़ी। तो हमने क्या किया, इंक्लूड किया कंट्री जेड की इनकम को, ग्रॉस टोटल इनकम को ऐड किया, डिडक्शन लिया और हमने अपना नेट टैक्स कंप्यूट कर लिया, फिर डिडक्शन दे दिया उस अमाउंट का जो हमने कंट्री जेड वाली इनकम पे किया है, उसका हमने डिडक्शन दे दिया टैक्स का। तो जो नेट टैक्स पेबल निकल के आया वो निकल के आया 11,980 रुपए। इंडियन गवर्नमेंट को जो पे करना है वो पे करना है 11,980 रुपए। कंक्लूजन लिख देना जरा, हेंस श्री अनुज is required to pay, hence Shri Anuj is required to pay 11,000 rupees, 11,980 is required to pay rupees 11,980 to the Indian government, to the Indian government. So this was illustration number 1 and illustration number 2, जो कि हमारे बेसिक मुद्दे एग्जामिशन मेथड और क्रेडिट मेथड का थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझाता है।